बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका बीबीसी हिंदी बहुत में। बहुत शुक्रिया। इतने दिन आप जेल में रहे और कितनी बार बेल रिजेक्ट हुई। कई बार तो ऐसा लगा कि जज जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अब तो बेल होने ही वाली है, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो जाती थी। कैसा रहा ये पूरा दिन और कौन सा आपका लोवेस्ट पॉइंट था? देखिए, जेल में कहूँ बहुत इजी था ऐसा तो है नहीं, लेकिन जब मैं जेल गया था तो दो तीन चीज़ें मेरे माइंड में घूमती थी कि एक तो कि मैं तो यार स्कूल बनवा रहा था, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा था और अस्पतालों के लिए काम कर रहा था। ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मतलब मैंने राजनीति में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये लगे कि अंदर से हो कि अच्छा यार चल इस कर्म की सज़ा मिल गई, कहते हैं ना। पर फिर भी हुआ कि मुझे जेल जाना पड़ा। तो वहाँ से दो ही जवाब आते थे। एक तो ये कि ये राजनीति का हिस्सा है और जब आप राजनीति में उतरे हो तो फिर आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। दूसरा ये कि अब समय मिला है आपको तो आप इसका उपयोग कर लो। तो वहाँ से फिर मेरे अंदर लगा कि मैं इसको इस समय का इस्तेमाल अपने आप के अंदर झांकने में, माने मेडिटेशन और उसमें कर लूँ और थोड़ा पढ़ लूँ। राजनीति में बहुत ज़रूरत पड़ती है, सरकार में जब आप काम करते हैं तो बहुत नॉलेज चाहिए होती है। क्या पढ़ा आपने? पढ़ने में मैं शुरू में, क्योंकि मैं गीता लेके गया था अपने साथ, तो गीता को भी पढ़ा। रिलीजियस बुक्स में रामायण महाभारत से लेके उपनिषद और ये सब बहुत पढ़ा। लेकिन साथ साथ फिर जब मैं जितना इनको पढ़ता रहा उतना मुझे लगा कि यूनिवर्स के बारे में तो समझना है। तो जहाँ उपनिषद पढ़ना है तो वहाँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो क्वांटम फिजिक्स है वो भी पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी किताबें पढ़ी। क्वांटम फिजिक्स? हाँ, क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स की। तो उस पर लिखी गई मतलब मॉडर्न राइटिंग्स जो हैं उस पर वो पढ़ी मैंने। बहुत कोई पीएचडी नहीं की, लेकिन स्टीफन हॉकिंस से लेके और बड़े बड़े राइटर्स जो आजकल लिख रहे हैं, जो आम भाषा में समझ में आ जाती हैं किताबें, वो मैंने काफ़ी पढ़ी। लेकिन जब आप जेल में गए तो एक बात जो बहुत लोगों ने नोटिस की कि शायद आपकी पार्टी ने उस तरह से विरोध नहीं किया जिसकी उम्मीद थी, या जिस तरह सड़कों पे कैडर उतर जाएगा और सब होगा, वो नहीं दिखा। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, कौन सी लड़ाई किस वक्त सड़क पे लड़नी है, कब कोर्ट में लड़नी है, इसको लेके पार्टी इंटरनली बहुत मंथन करती है। हर एक पार्टी करती है, हर एक टीम करती है। तो जब मुझे अरेस्ट किया गया, सब जानते थे कि ये पॉलिटिक्स के तहत किया गया है, लेकिन अरेस्ट करके कुछ धाराएं लगा दी गई तो अब वो धाराएं हटवाना और बेल लेना, अरेस्ट कर लिया गया तो बेल आना, फिर लीगल लड़ाई है। तो वहाँ जो भी बेस्ट एडवोकेट देश में हो सकते थे, पार्टी ने उनको खड़ा किया और पार्टी ज़मीन पे उतर के जो काम कर सकती थी पार्टी ने किया। मुझे इसमें ऐसा लगता नहीं कहीं कि कहीं ऐसा, मतलब मैं भी बाहर होता और मेरे भी हाथ में होता तो मैं और कुछ ऐसा कर पाता जो नहीं किया गया, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। पर इस नई एक्साइज पॉलिसी में कोई लूप होल तो था जिसकी वजह से फिर आप लोगों ने भी उसको वापस किया? नहीं, वापस करना तो देखिए हर साल नई पॉलिसी बनती है। अब उस करंट पॉलिसी के बाद जब नई पॉलिसी बनी तो एलजी ने ऑफिसर्स को इतना डरा दिया इस पॉलिसी में कि कोई ऑफिसर फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। तो ऑब्वियसली कि फिर चलो जो पुरानी पॉलिसी उस पर लागू करो। लेकिन दिल्ली के एक्साइज में आज भी बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। आज भी जो दिल्ली के एक्साइज सिस्टम को समझते हैं, आई एम श्योर जानते होंगे कि नेबरिंग स्टेट से बहुत स्मगलिंग हो रही है और उस दौरान रुक गई थी। दिल्ली का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो रुक गया था। तो दिल्ली को रेवेन्यू लॉस रोकने के लिए तो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी की, एक डायनामिक पॉलिसी की ज़रूरत है। और कल को मुझे बनानी पड़े या किसी और को बनानी पड़े तो कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे उसमें। लेकिन मीडिया में दिखता रहा कि जो इस मामले में जो शराब व्यापारी हैं, जो अप्रूवर भी बन चुके हैं, उनके आपके साथ फोटोज़ हैं और आप बाकी नेताओं के साथ भी फ़ोटो हैं, वो तो है सामने। देखिए, फ़ोटो तो अब मैं आपके साथ चलता हूँ कनॉट प्लेस में, किसी रेस्टोरेंट वाले के साथ में बैठूंगा, वो भी आ जाएगा, खाना खाऊंगा मैं, वो आ जाएगा फ़ोटो खिंचवाने। तो फ़ोटो खिंचवाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के साथ फ़ोटो है। लेकिन मेरा किसी से कोई लेन देन हो, मैंने किसी से मांगे हों, मैंने किसी से लिए हों, मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ, मेरा काम था सरकार में पॉलिसी बनाना, वो मैंने बनाई। बाकी सारे क्वेश्चंस जितने उठाए जा रहे हैं, मैं, क्योंकि मीडिया इंटरव्यू की एक लिमिटेशन है कि फिर वही चीज़ें ट्रायल में डिस्कस होंगी, तो ये इंटरव्यू भी डिस्कस होगा वहाँ, और कल को ये इंटरव्यू में मैं और आप दोनों फिर वहाँ डिस्कस होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास में इतने अकाट्य हैं कि मैं उनको ट्रायल के सामने रखूँगा। और इसी दम पर आज मैं जब खड़ा हूँ, मैं डर नहीं रहा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं इसलिए नहीं डर रहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है, कई केसेस में उनके जजेस ने कई केस में कहा है कि जो बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन।
रिसेंटली उन्होंने पीएमएलए के लिए भी यही कहा, यूएपीए के लिए भी यही कहा कि उसमें भी ये सब लागू होता है। लेकिन पीएमएलए इस तरह का कानून है कि जहाँ पर मतलब जमानत होना लगभग असंभव ही हो जाता है, और फिर ट्रायल शुरू नहीं हो तो फिर यही हालत होती है। जेल में, हाँ। आपको लगता है ये प्रावधान चेंज होने चाहिए पीएमएलए के? बिल्कुल। देखिए, पीएमएलए के प्रावधान चेंज हों या ये प्रैक्टिस चेंज हो, दोनों में से एक चीज़ तो चेंज होनी चाहिए। इस तरह के जो प्रावधान हैं वो दुनिया भर में बहुत केयरफुली डिज़ाइन करके लगाए गए हैं, आतंकवादियों की फंडिंग के बारे में और ड्रग माफिया की फंडिंग के बारे में। उसके क्रम में हमारे देश में भी बनाए गए होंगे, लेकिन एक सरकार आई और उसने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया व्यापारियों के खिलाफ जिनसे उनको चंदा चाहिए, और पॉलिटिशियंस के खिलाफ में जिनकी पार्टियों को उनको नष्ट करना है, जिनकी सरकारों को उनको गिराना है। ये अनफॉर्चुनेट है। तो कोई ना कोई ऐसा प्रोविज़न आना चाहिए कि भाई एक पॉलिटिशियन है, उसने कोई पॉलिसी बनाई, सरकार में था, या दूसरी पार्टी का कोई एमएलए एमपी है जो अपोजिशन पार्टी का है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी का है आप उसके ऊपर पीएमएलए लगा देंगे। लेफ्ट राइट सेंटर सारे देश की पॉलिटिकल अपोजिशन के ऊपर में आप पीएमएलए के तहत बंद कर दो। सारे देश के बड़े बड़े व्यापारियों को आप पीएमएलए के अंदर बंद कर दो। कुछ बड़े व्यापारियों को बंद कर दो और नज़ीर पेश कर दो कि देखा फलानी कंपनी का फलाना एयरलाइन का चेयरमैन भी अंदर जेल में बंद है और इतने साल से बंद है, तुम्हारी तो औकात क्या है, चंदा दे दो नहीं तो ये नोटिस है। आप इतने टाइम जेल में रहे, अब तो सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल में है, और अब GNCTD जो एक्ट है वो भी दिल्ली का वो चेंज हो चुका है। आपके जो दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स हैं उस पर आपका अधिकार नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जनता इन सब चीज़ों को नहीं इतना देखती है, उनको काम से मतलब है कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको इस तरह से छूट देंगे कि भाई काम नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुन रहे, जो भी है। तो आप कैसे दिल्ली इलेक्शन को फेस करेंगे? अब आपने ठीक कहा कि जनता को तो काम चाहिए, और एक ऐसी सरकार जो तमाम लड़ाइयों के बावजूद उनके लिए काम कर रही है। इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल जी को उतना प्यार भी करते हैं, उतनी रेस्पेक्ट भी करते हैं दिल्ली के लोग। तो मुझे लगता नहीं, मतलब हर चुनाव के अपने चैलेंजेस होते हैं, इस चुनाव के भी अपने चैलेंजेस होंगे, पर जो केजरीवाल जी का और दिल्ली की जनता के बीच का जो विश्वास का रिश्ता बना है, परिवार का रिश्ता बना है, मुझे नहीं लगता कि ये सब छोटी छोटी ये सब चीज़ें उन पर कहीं डेंट डाल पाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, और जबकि वो जब विपक्ष में होते हैं तो हमेशा इस्तीफा मांगते थे। आपने भी इस्तीफा दिया, सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया। ये क्या जिद है अरविंद केजरीवाल की, वो इस्तीफा नहीं देंगे? देखिए, इस्तीफा देना या नहीं देना मुझे लगता है उतनी बड़ी बात नहीं है, जितना बड़ा इस चीज़ को समझना है कि देश में इस वक्त एक ट्रेंड चल गया कि आप विपक्ष की पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी या तो तोड़ेगी, पार्टी नहीं टूटेगी तो ये केन प्रकार उनकी सरकारें गिराएगी षड्यंत्र करके। ये एक ट्रेंड चला देश में। अगर केंद्र में बैठी हुई पार्टी विपक्ष की पार्टियों की सरकारों को सिर्फ इतने भर से गिरा दे कि आपके पास कोई सबूत हो ना हो, आप बस उसको उठाओ, मुख्यमंत्री को उठाओ, जेल में डाल दो और फिर बोलो इस्तीफा दो, तो ये तो शॉर्टकट रेसिपी ऑफ, मतलब फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही क्या है देश में? लेकिन हेमंत सोरेन ने जैसे दिया इस्तीफा, पर उन्हें बेल मिल गया, मतलब तो वहीं से वो ट्रेंड शुरू होता है ना। पहला ट्रेंड इनका चला उत्तराखंड से लेके अरुणाचल से लेके महाराष्ट्र तक और कई राज्यों में जहां इन्होंने धड़ाधड़ सरकारें गिराई। फिर दूसरा ट्रेंड इनका चला कि जहां जहां सरकारें नहीं गिरा पा रहे हैं वहां वहां मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकारें खत्म कर दो। अरविंद केजरीवाल जी भी इस्तीफा दे देते, ये रुकने वाले थोड़ी थे। ये कांग्रेस के राज्यों में जाते, ये बाकी राज्यों में जाते जहां जहां इनकी नॉन बीजेपी की सरकारें, हर जगह मुख्यमंत्री के खिलाफ 4 आरोप लगाते और मतलब कोई किसी को मार के उसके बयान ले लेते। तो ये जो ट्रेंड था इसको रोकना बहुत जरूरी था, वरना तो ये ऐसा नजीर बन जाता देश में कि विपक्ष के लिए तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं थी किसी के लिए। आपकी पार्टी 2 बार अच्छे खासे बहुमत से दिल्ली में चुनाव जीत चुकी है, एमसीडी में भी आप जीत चुके हैं, लेकिन आम चुनाव दिल्ली का आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर लिया, फिर भी वो क्रैक नहीं हो रहा है। क्या वही जो जनता जो आप कह रहे हो कि दिल्ली को बहुत, अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करती है, एक पारिवारिक रिश्ता है, ये क्या होता है आम चुनाव में? क्या है यही हमें भी क्रैक करना है। अभी हम 3 बार से देख रहे हैं, दिल्ली का एक पैटर्न बना हुआ है, पर फिलहाल तो देखिए दिल्ली के पैटर्न में हमें उसी पैटर्न में हमें सेटबैक लगा लोकसभा चुनाव में, लेकिन वही पैटर्न विधानसभा चुनाव में हमारी उम्मीद भी है और वही कॉन्फिडेंस भी है हमारा कि एक तरफ हम काम कर रहे हैं, एक तरफ लड़ रहे हैं और दिल्ली अपने पैटर्न पर कायम है। तो आप तय मानिए कि अगले चुनाव में तो तो हरियाणा में है अलायंस होने का कोई चांस कांग्रेस के साथ? मेरा अभी इस पे कुछ भी कहना मुश्किल है, बिकॉज अभी इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं। अभी हमारी पार्टी अंदर से क्या फील कर रही है इसको भी समझेंगे। मे बी कांग्रेस भी हो सकता है सोचे या नहीं सोचे, बाकी जो लोग पार्टियां हैं वो सोचे नहीं सोचे,
तो इन सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अभी ऐसे मेरे लिए कहना कुछ भी मुश्किल है कि है या नहीं है। जब भी कोई पार्टी शुरुआत करती है तो बहुत आइडियलिस्टिक होती है एक तरह से ना, कि सब ऐसी बातें करेंगे कि बहुत आइडियलिस्टिक होंगी, लेकिन क्या ये सिस्टम इतना मजबूत बन चुका है कि अब आपको उस सिस्टम में ढलना ही पड़ता है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप चाहे किसी को भी ले लीजिए, आप बीजेपी को लीजिए, फिर तृणमूल कांग्रेस को लीजिए, इवन आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए। ये क्या, आप इस पर क्या कहेंगे कि ये सिस्टम में घुल जाना हुआ? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड लेना गुनाह नहीं है। एजेंसियों का दुरुपयोग करके चंदा लेना और इलेक्टोरल बॉन्ड क्योंकि गोपनीय था वो गुनाह है। आम आदमी पार्टी ने जो बॉन्ड लिए, आप एक आदमी बता दो साहब, ये हमने जो भी 4-5 लोगों से लिए कि साहब इसको आपने, आपकी फलानी एजेंसी ने, यहाँ के वैट ने या किसी और एजेंसी ने जो है नोटिस दिया और उसके बाद आपने बॉन्ड लिया उससे। लेकिन चंदा गोपनीय होना ही अपने आप में बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा करता बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। क्योंकि हम, आप आम आदमी पार्टी पहले तो सब नहीं, एकदम 100% कह रहा हूँ मैं, ये गलत है। और बहुत अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गोपनीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोपनीयता में ही वसूली है। आम आदमी पार्टी ने भी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा उठाया, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांसपेरेंट हैं या गोपनीय थे। हमने उठाया, हमने पब्लिक वेबसाइट पे डाला हुआ है। और अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ऐसा आता है जिसमें गोपनीयता है, नहीं है, माने सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, तो हमें और अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है फिर ज़रूरत भी नहीं है उस तरह से, अगर ट्रांसपेरेंसी ही रखनी है तो चेक से सिस्टम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पंजाब में भी आप 2022 में ही अभी अच्छे खासे बहुत हिस्टोरिकल विन मिली आम आदमी पार्टी को, लेकिन अभी आम चुनाव में वहाँ पर भी कांग्रेस ज़्यादा जीती, 7 सीटें, और आम आदमी पार्टी 3 सीटें। मतलब जो विधानसभा का जो इफेक्ट था वो दिखा नहीं वहाँ पे भी इस बार चुनाव में। क्या वहाँ पे भी कुछ अब पता नहीं, इसको देखिए कैसे ही देख सकते हैं। उम्मीद तो हम करके चलेंगे कि भाई जब हमारे पास सरकार है वहाँ पे तो हमें तो 13 की 13 सीटें मिलनी चाहिए, पर हम 1 सीट से 3 सीट पे हो गए, ये भी हमारे लिए, क्योंकि हर चुनाव का अपना एक डायनेमिक्स होता है। वो डायनेमिक्स में जनता नेशनल लेवल पे सोचती है, नेशनल थिंकिंग रखती है और देखती है कि किससे कहाँ उम्मीद है। लोकल लेवल पे जनता को पता है, अब जनता काफ़ी एजुकेट हो गई है देश की। स्टेट इलेक्शन में जनता को पता है कि हमें क्या चाहिए और कौन सी पार्टी दे सकती है। तो जो कॉन्फिडेंस हम दिल्ली में, पंजाब में, स्टेट लेवल के इशूज़ पे दे पाए, वो शायद कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जनता को हमारे ऊपर वहाँ नहीं आया। लेकिन फिर भी 1 सीट से पंजाब में पिछले लोकसभा में हमारे पास 1 सीट थी, अभी हमारे पास में 3 सीटें हैं वहाँ पे, और ये भी कम संतोषजनक बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को आगे किया। ऐसा क्यों है कि पार्टी सिद्धांत परक होने के बजाय व्यक्ति परक हो रही है, जबकि आप? व्यक्ति परक नहीं, इसमें देखिए उनको कोई सत्ता तो नहीं दी, केवल अरविंद केजरीवाल जी एक वॉरियर हैं, एक पार्टी के योद्धा हैं। उस योद्धा को ज़बरदस्ती षड्यंत्र के तहत जेल में भेजा गया और उसको वहाँ परेशान भी किया जा रहा है, डायबिटीज़ से लेकर उन सब पे। उस योद्धा की बातें जनता सुनना चाहती है। उस मैसेज को कन्वे करने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, जो खुद भी वेल एजुकेटेड हैं, आर्टिकुलेट हैं, हमने देखा, बात को ठीक से रखती हैं, तो अगर वो मैसेज कन्वे करने के लिए जनता के बीच में वो आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। कल को जब अरविंद जी बाहर आ जाएंगे तो उनकी वो भूमिका खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।